मैं अपना एक बैकग्राउंड दे दूंगा। तो मेरा नाम जयंत सिंह राठौर है। मैं मूल रूप से चूरू का अ, रहने वाला हूं, बट हाल ही में हमारा परिवार बीकानेर में रह रहा है। हेलो, आवाज आ रहा है मेरा? ठीक है। और यूपीएससी सिविल सेवा 2020 में मेरी 59th रैंक आई थी, और हाल ही में मैं आईएएस 2021 बैच का हूं। और गुजरात में एज एन असिस्टेंट कलेक्टर पोस्टेड हूं, जहां पे मेरी ट्रेनिंग चल रही है। तो सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा श्री प्रकाश सिंह जी का। मैं उधर रूबरू आपसे आके मिलना चाहता था, बट सरकारी कार्य होने के कारण मुझे आपसे वीसी के थ्रू वार्तालाप करने का मौका मिला है। तो हमारा जो ये 15 से 20 मिनट का जो टॉक होगा, मैं चाहूंगा कि जितना ज़्यादा पार्टिसिपेशन स्टूडेंट्स की तरफ से आए उतना ही बेहतर होगा, बिकॉज उससे दोनों आप लोग को जितना भी आपको लर्निंग चाहिए रिगार्डिंग द प्रिपरेशन, वो भी बहुत अच्छे से आप सीख पाएंगे। साथ ही साथ आपके जितने भी डाउट्स है आप पूछें। सो आई वुड एनकरेज कि हमारा जो डिस्कशन हो वो टू वे हो, रादर देन वन वे कम्युनिकेशन हो। ठीक है, तो मैं सीधा स्टार्ट करूंगा अपने प्रिपरेशन और सिविल सर्विसेज के प्रिपरेशन से। कि और मैं चाहूंगा, मैंने आई थिंक रिपीट भी किया था कि आई वुड वांट कि जितना टू वे कम्युनिकेशन हो उसके, आप अपने जो भी सवाल हो वो आप कृपया करके पूछ लीजिए। एंड ये 10 मिनट के बाद हम लोग एक क्वेश्चन आंसर्स राउंड रख लेंगे, जिसमें हम लोग आपस में क्वेश्चंस और आंसर्स वाला जो सेशन होते हैं वो रख लेंगे। तो सबसे पहले मैं चालू करना चाहूंगा कि सिविल सेवा, वाई सिविल सर्विसेज, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, एस्पिरेंट से भी पूछा जाता है, मेरे दिमाग में भी एक क्वेश्चन था। तो जो लोग भी आप सोच रहे हैं, भले ही आईएएस की तैयारी कर रहे हो या फिर आरएएस की तैयारी कर रहे हो, आप अपने आप से ये सवाल जरूर पूछिए कि व्हाई डू यू वांट टू गिव द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। ठीक है, सिविल सेवा ही में ही क्यों आप आना चाहते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज ये जो एग्जाम है, ये आपका मेंटल कैलिबर टेस्ट करेगा, आपके सोचने की क्षमता टेस्ट करेगा, और एक बार आप जब सर्विस में आ जाओगे तो आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज रहेंगी जिससे आप जनता की सेवा कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन खुद से पूछना इसलिए जरूरी है बिकॉज बहुत बार स्टूडेंट्स ऐसा बोलते हैं कि मोटिवेशन की बहुत कमी रहती है, बिकॉज एग्जाम साइकिल बहुत बड़ा होता है, तो मोटिवेशन नहीं आ पाता है। तो अगर आपका ये रीजन स्ट्रांग रहेगा, रीजन बहुत सारे हो सकते हैं। हम में से ज्यादातर लोग मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, और सिविल सेवा में चयन होना एक अपॉर्चुनिटी हमें प्रोवाइड करता है, साथ ही साथ सोसाइटी का रिस्पेक्ट भी देता है, प्लस एक ऐसा जॉब करियर जिसमें आप अपने जमीनी हकीकत से जुड़ के जनता के साथ पीपल्स ओरिएंटेशन रख के लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। एंड जो सेटिस्फेक्शन वाला जो क्वेश्चन होता है कि नौकरी के साथ साथ आप जब कोई काम करते हैं तो आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है, दैट इज व्हाट सिविल सर्विसेज इज मेंट फॉर। तो वो चीज बहुत जरूरी है। जो भी आप लोग एस्पायर कर रहे हैं सिविल सर्विसेज के लिए, ये अपने चीज एक रखिए, एक अपना लक्ष्य रखिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा, बहुत लोग ये सवाल पूछते हैं कि परीक्षा बहुत ही कठिन होती है एग्जाम की। तो देखिए, इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि एग्जाम इन इटसेल्फ इतना कठिन नहीं है, बट क्योंकि बहुत सारे लोग इसको देते हैं। अगर आप देखें यूपीएससी के बारे में, तो करीबन हर साल 10 लाख लोग इसका फॉर्म भरते हैं और सीट्स बहुत कम होती है। तो मेन जो कंपटीशन होता है वो बच्चों में होता है कि इतने ज्यादा लोग हैं, बट जो पासिंग और सिलेक्शन परसेंटेज है दैट इज क्वाइट लेस, वो बहुत कम होता है। तो वो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर देता है, फिर बच्चों पे प्रेशर डाल देता है। मैं ऐसा बोलूंगा आपको कि इसको इस तरीके से ना देखा जाए, बल्कि आप इस तरीके से देखिए कि कैसा आप एग्जाम की साइकिल से सीख सकते हैं। दूसरा ये है कि कोई भी एग्जाम हो, उसमें उन्होंने सिलेबस डिफाइन करके रखा हुआ है, उन्होंने प्रीवियस ईयर पेपर्स डिफाइन करके रखे हुए हैं। बहुत सारे टॉपर्स ऑलरेडी हैं मार्केट के अंदर जिनके नोट्स अवेलेबल हैं। तो मैं यही चाहूंगा आपसे कि कोई भी एग्जाम की तैयारी चालू करें, उससे पहले उसकी नब्ज को पकड़ना बहुत जरूरी है। इंग्लिश में कहावत है कि इट इज बेटर टू स्वेट इन पीस रादर देन ब्लीड इन वॉर। तो बेसिकली आप जितनी तैयारी कर सकते हैं एग्जाम के लिए, उससे पहले बहुत जरूरी है कि आप एग्जाम की नब्ज को समझें। तो इसी की शुरुआत होती है। मैं चाहूंगा जो भी आप आरएएस या फिर आईएएस का एग्जाम देना चाहते हैं, सबसे पहले उसका सिलेबस जो होता है, यूपीएससी ने अपनी वेबसाइट पे सिलेबस अपलोड करके रखा है, आरपीएससी ने अपनी वेबसाइट पे सिलेबस अपलोड करके रखा है। सिलेबस के थ्रू जाइए जितना जा सकते हैं। दूसरा ये है कि जो प्रीवियस ईयर पेपर्स है, पिछले कुछ सालों में पूछे गए जो सवाल है, उनको जितने ज्यादा आप पढ़ सकेंगे, उससे आपको उतना ही आइडिया मिलेगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस यूपीएससी या फिर आरपीएससी पूछता है।
तीसरा ये भी बहुत जरूरी है कि जब आप अपने नोट्स बना रहे हो तो नोट्स उस प्रकार से बनाएं जिस प्रकार से सवाल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अब उदाहरण के तौर से आपसे अगर बात कहूं कि अगर आरएएस के अंदर अगर क्वेश्चन आता है कि राजस्थान की टूरिज्म पॉलिसी को बढ़ावा देने के लिए आप क्या क्या स्टेप्स लेंगे, तो उसमें आपको खुद का दिमाग भी लगाना है, प्लस प्रेजेंटली जो सरकार की नीतियां हैं वो आप अगर एग्जाम के क्वेश्चंस के अंदर अगर ऐड करेंगे, आंसर्स के अंदर ऐड करेंगे, तो वो बहुत आंसर होलिस्टिक आंसर लगेगा। तो यही सब चीजें जो है, आप अपना कोई भी प्रिपरेशन करें तो हमेशा मैं रिकमेंड करता हूं कि 10 से 15 दिन आप एग्जाम के नेचर को समझिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब एग्जाम के नेचर पे आते हैं तो एग्जाम क्या डिमांड करता है। ठीक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बच्चे पूछते हैं कि एग्जाम क्या डिमांड करता है। देखिए, मेरे लिए 3 से 4 चीजें हैं जो हर एग्जाम, आप कोई भी फील्ड में एग्जाम ले लीजिए, उसके लिए एप्लीकेबल है। सबसे पहला है प्रैक्टिस। किसी भी चीज, कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो उसमें प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। उदाहरण के तौर से आपसे बात करूं तो आरएएस का प्री एग्जाम होता है, वो सब क्लियर कर लेते हैं, दैट इज क्वालिफाइंग इन नेचर, उसके नंबर नहीं जुड़ते हैं। सिमिलरली आईएएस का भी जो प्री एग्जाम होता है उसके नंबर नहीं जुड़ते हैं। बट जो सबसे मुख्य एग्जाम जिसे बोला जाता है यूपीएससी मेंस या फिर आरएएस का आपका जो मेंस होता है, उसके नंबर जुड़े जाते हैं। उसके जितने ज्यादा आप टेस्ट लगा सकें, सिमिलरली प्रीलिम्स के जितने ज्यादा टेस्ट लगा सके, उतना ज्यादा बेहतर होगा। उन टेस्ट से होगा क्या, 3 चीजें होंगी। पहली चीज ये होगी कि आप पेपर में जाने से पहले ही उस चीज के लिए ट्रेन हो जाएंगे। कोई भी क्वेश्चन अगर गलत हो रहा है तो अपनी गलतियों को आप सुधार सकते हैं पहले ही। दूसरा ये होगा कि दिमाग के अंदर जो एग्जाम का डर होता है वो पहले से ही निकल जाएगा। कि क्वेश्चन हमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहले ही मतलब पहली बार जाके एग्जामिनेशन सेंटर में जाके हम क्वेश्चंस को देख रहे हैं। और तीसरा ये होगा कि मैं हमेशा बोलता हूं कि जब भी आप टेस्ट लिखें, आई थिंक इस सेंटर पे आके लिखें या फिर कहीं पे भी लिखें, एक्चुअल एग्जामिनेशन कंडीशन में टेस्ट लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 3 घंटे का टेस्ट है तो पंखे के नीचे ओएमआर के साथ आप लिखिए टेस्ट, उसी सिचुएशंस में जिसमें आपका एक्चुअल एग्जामिनेशन होगा। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, मेरे बहुत सारे बैचमेट्स हैं, आरएएस के भी बहुत सारे सिलेक्टेड लोगों से मेरी बात होती है, ऐसा कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं होता किसी पर्सन में। आप अगर ये सोचते हो कि वो तो मतलब आईक्यू में बहुत तेज है तो इसलिए एग्जाम निकाल लेते होंगे, मैं हमेशा से ये मानता हूं कि अगर आप में 3 चीजें हैं। फर्स्ट थिंग, डिसिप्लिन है आप में, आप डिसिप्लिन इनफ हो, डेली आप पढ़ते हो कंसिस्टेंसी से। दूसरा, आप हार्ड वर्किंग हो, मेहनती हो आप। और तीसरा, आप अच्छे से एनालिसिस करना जानते हो। तो आप सब लोग, यू आर इक्वली क्वालिफाइड टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन, है ना। ये ऐसा आपको किसी के भी थ्रू बॉक डाउन होने की जरूरत नहीं है कि इस एग्जामिनेशन में कुछ स्पेशल चाहिए। हमेशा मैं ये बोलता हूं कि आपको गो विद द बेसिक्स। जब भी आपको कंफ्यूजन हो, बेसिक्स के साथ जाइए। हाँ, स्ट्रेटेजी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है ऐसे एग्जामों को क्लियर करने के लिए, बिकॉज एग्जाम का जो नेचर है, जो उसका रूप है, वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मैं साथ में ये चीज आपको कहना चाहूंगा कि बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स में बहुत लोगों ने ये पूछा था कि प्लान बी क्या होना चाहिए हमारा, है ना। बिकॉज बहुत लोग डरते हैं कि प्लान बी अगर नहीं हुआ तो हम लोग सीधा इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करेंगे। तो इसमें भी मैं ये एडवाइस करूंगा कि जो लोग यंग हैं, 23-24 ईयर्स ऑफ एज के हैं, उनको फुल फ्लेजेडली अटेम्प्ट देना चाहिए अगर घर पे कोई फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स नहीं है, भले ही वो आरएएस का हो या फिर आईएएस का हो। जो लोग थोड़े से उम्र में ऐसा सोचते हो कि पहले हमें नौकरी चाहिए, तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम हो सकते हैं जो आप क्लियर कर सकते हो। बट इसमें भी बेसिक चीज यही पे आ जाती है कि अगर आपने किसी एग्जाम की तैयारी अच्छे से की है तो आप दूसरा एग्जाम की तैयारी भी, नेचर आप उसका इजीली समझ सकते हो। तो बहुत सारे आपके ग्रुप बी के भी एग्जाम्स होते हैं, आरएएस के होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के भी बहुत एग्जाम्स होते हैं। तो अगर आप प्लान बी समझते हो तो आप उनको अपने प्लान बी के लिए रख सकते हो। ठीक है। और एक ये भी बहुत लोगों में डर होता है कि सीधा इन बड़े बड़े एग्जामों को हम चेज करें, उससे बेटर है कि पहले छोटे एग्जाम्स में, मतलब छोटे एग्जाम्स क्लियर कर लें, उसके बाद हम लोग यूपीएससी या फिर आरएएस की तरफ बढ़ेंगे। तो इसमें एक बहुत फेमस कहावत है, बहुत लोग डरते भी है। तो एक फेमस कहावत यह है कि क्यों डरें कि जिंदगी में क्या होगा, क्यों डरे कि जिंदगी में क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। तो बेसिकली अगर आप इन एग्जाम्स को क्लियर करें ना करें, द बेसिक थिंग जो आप इस इन एग्जामों की तैयारी से आप सीखते हैं, दैट इज द एक्सपीरियंस। तजुर्बा बहुत ज्यादा एक आदमी को सिखा देता है। तो इसलिए ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है। एक चीज मैं और चीज पे फोकस डालना चाहूंगा कि ये जितने भी एग्जामिनेशन हैं, इन सबको आप पीयर ग्रुप से जितना आप पढ़ सकें। देखिए, बहुत बार अकेले पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है,
तो जो भी लाइक माइंडेड लोग हैं, आप में से कोई लोग आरएएस की तैयारी चालू करना चाह रहे होंगे, इवन इन गर्ल्स और बॉयज में भी, तो आप अपना 3-4 लोगों का ऐसा ग्रुप बना सके जो डेली आपको मोटिवेट करे कि इतने घंटे पढ़ना है, इतने टेस्ट हमें लिखने हैं, और ये एग्जाम्स की वैकेंसी आई है, इन एग्जाम्स की हमें प्रिपरेशन करनी है, उतना ही बेटर होगा। बिकॉज बहुत बार ये होता है कि किसी को देख के हमें बहुत मोटिवेशन आ जाता है। मेरे साथ भी ये हुआ था कि मैं जब प्रिपेयर करता था तो हम 3 लोग साथ में करते थे, और इवेंचुअली तीनों लोगों का यूपीएससी में सिलेक्शन हो गया। मेरा आईएएस में हुआ है, एक मेरा बैचमेट है वो इंडियन फॉरेन सर्विस में है, दूसरे एक मेरे बैचमेट है वो हरियाणा में है, वो उनका भी आईएएस में हो गया है। तो इस चीज का बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। अगर साथ में आपके 3-4 लोग प्रिपेयर कर रहे हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि पूरे ग्रुप का एक साथ हो जाता है, बट उसके लिए ये बहुत जरूरी चीज है कि आप सब में वो सीरियसनेस है। और एक बहुत चीज इंपॉर्टेंट होती है कि आजकल इंटरनेट का युग है, पहले का जैसा जमाना नहीं रहा है कि जो बाड़मेर में जो बच्चा बैठा था या फिर जो जैसलमेर या डूंगरपुर में बच्चा बैठा था वो डिसएडवांटेज पे था जो बच्चे जयपुर में पढ़ रहे हैं। पहले बहुत बार ऐसा होता था। मैं खुद जैसे बीकानेर से हूँ तो इतनी कोचिंग की सुविधा उस टाइम पे भी नहीं थी, हाल में आरएस के लिए अभी भी नहीं है। तो बहुत लोग ऐसे समझते थे कि जयपुर जाके हम तैयारी कर लें या फिर दिल्ली जाके तैयारी कर लें। आजकल के इंटरनेट के युग में हर चीज आपके कमरे में बैठे हो सकती है, भले ही बाड़मेर की कोई ढानी भी क्यों ना हो, गिवन दैट आपके पास इंटरनेट की सुविधा होनी चाहिए, जो कि ज्यादातर क्षेत्रों में आजकल पहुंच चुकी है। तो मैं ये कहूंगा कि इंटरनेट का जितना ज्यादा सदुपयोग आप लोग कर सकें, कोई भी टॉपिक हो, यूट्यूब पे आप सीधा बस लिख देंगे, जैसे इंडिया राजस्थान की हिस्ट्री आपको अगर पढ़नी है तो राजस्थान हिस्ट्री, आगे आप उसके यूपीएससी या फिर आरपीएससी लिख दोगे तो बहुत सारे आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे। बहुत सारी ऐसी कोचिंग है जो आपको ऑनलाइन लेक्चर्स प्रोवाइड करेगी। तो उसका जितना ज्यादा सदुपयोग कर सकें उतना बेहतर है। हाल ही में आप लोगों ने आई थिंक चैट जीपीटी का भी नाम सुना होगा, बहुत ही फेमस टर्म चल रहा है आजकल चैट जीपीटी। तो चैट जीपीटी जैसी चीजों का भी आप उपयोग लीजिए। आप एक बार उस पर टाइप करके देखेंगे तो आपको बहुत सारी ऐसी नई नई चीजें पता चलेगी जो आपको हो सकता है किसी किताब के अंदर ना मिले। तो मैं वही कहूंगा कि अपना दिमाग जितना हो सकता है आपको अलर्ट माइंडसेट में रखना है। जितना अलर्ट रखोगे, एनालिटिकल रखोगे, और हाँ, न्यूज़पेपर हमेशा पढ़ने की आप आदत डालिए। जिनको आदत है दैट इज वेल एंड गुड, पर जिनको आदत नहीं है न्यूज़पेपर पढ़ने की, मैं ये कहूंगा कि न्यूज़पेपर डेली आप पढ़िए, उसका एनालिसिस करिए। कोई भी नीति निकलती है, देखिए ये एग्जाम आपसे व्हाट नहीं पूछेगा कि राजस्थान के अंदर कितने बाघ हैं या फिर कितने लेपर्ड हैं, है ना, ये आपसे नहीं पूछने वाला। अगर एक आप अधिकारी बनने वाले हैं तो आपकी विश्लेषण की जो क्षमता होती है, एनालिसिस, आगे जाके आपको पॉलिसी मेकिंग करनी है, एडमिनिस्ट्रेशन चलाना है, लॉ एंड ऑर्डर संभालना है, तो उसके लिए जितना आपका एनालिटिकल माइंडसेट होगा, चीजों को सोच के उनका एनालिसिस करना। उदाहरण के तौर पे अगर आपसे मैं पूछूं, अगर आपको किसी से भी मैं पूछ लूं कि जैसे अभी राजस्थान जो है, राजस्थान से पूछा जाए कि राजस्थान की व्हाट आर द स्ट्रेंथ्स जिसमें राजस्थान अच्छा कर सकता है, या कौन कौन सी इंडस्ट्रीज है जिनमें राजस्थान अच्छा कर सकता है, और आपको इंडस्ट्री पॉलिसी बनानी है, तो आप उन पे क्या क्या पॉइंट सोच सकते हैं अभी, वो सब धीरे धीरे एनालिसिस से आएगा और वो आपका न्यूज़पेपर से बहुत ज्यादा अच्छा इंप्रूव होगा। तो इन सब चीजों पे आपको फोकस करना पड़ेगा। सिमिलरली राजस्थान की टूरिज्म पॉलिसी अगर मैं आपको बनाने को बोलूं कि राजस्थान की नई टूरिज्म पॉलिसी लाने के लिए सरकार एक कमेटी का गठन कर रही है जिसमें कमेटी के हेड आप हैं, तो आप ऐसे क्या टॉप 5 पॉइंट्स या फिर ऐसे क्या टॉप 5 प्रायोरिटीज आपकी होंगी जिससे आप राजस्थान के टूरिज्म को प्रमोट करेंगे। तो ये सब जो चीजें हैं, ये विश्लेषण आपका न्यूज़पेपर के थ्रू, डिस्कशन के थ्रू, इंटरनेट के माध्यम से, और साथ साथ में जो आप किताबों में पढ़ते हैं उनसे आएगा। तो इन सब का होलिस्टिक जो जानकारी, अंडरस्टैंडिंग है, वो आपको रखने की जरूरत है। और दूसरा, मैं हर बार ये कहता हूं कि अगर मैं कर सकता हूं तो कोई भी आप में, मैं आपके सामने रूबरू हूं, कभी भी ऐसा आपको नहीं सोचना है कि मेरे मेरे को, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आस पड़ोस वाले, घर के पास वाले बोल देते हैं कि ये तो आप एग्जाम क्लियर ही नहीं कर सकते हो, आपके 11वीं में इतने नंबर थे या 12वीं में इतने नंबर थे। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि जैसा मैंने बोला था कि 3 चीजें अगर आप अपने दिमाग में रख लें, मेहनत, कंसिस्टेंसी और एनालिसिस, अगर आप ये कर लें तो आप जरूर इस एग्जाम में सफल हो सकते हैं। बहुत बार ये होता है कि बच्चे अंडर कॉन्फिडेंस में चले जाते हैं, तो उसमें नहीं जाना है। रूबरू, ये दिस इज कमिंग फ्रॉम माय माउथ, जितना आप कॉन्फिडेंस के साथ इस एग्जाम की तैयारी करेंगे उतना ही आपको इस एग्जाम में सफलता मिलेगी। एक और चीज मैं डिस्कस करना चाहूंगा कि कितने घंटे पढ़े हैं, बहुत बार बच्चे मेरे से पूछते हैं। देखिए, ऐसा कुछ फिक्स किसी का है नहीं। हर आदमी, हर व्यक्ति की सोचने की क्षमता, पढ़ने की क्षमता डिफरेंट है। बट हाँ, अगर हमें कुछ एस्टिमेट लेके चलना चाहे तो मैं ये कहूंगा कि अगर आप डेली 8 घंटे के आसपास एवरेज निकाल पाए
24 घंटे का दिन होता है, 8 घंटे आप उसमें मान लीजिए कि सोते हैं, 7 से 8 घंटे, 2 से 3 घंटे दिन की दैनिक जो क्रियाएं होती हैं उनमें चला जाए, उसके बाद भी पीछे आपके पास 12 से 13 घंटे बचते हैं, जिसमें से अगर आप 8 घंटे पढ़ लें, क्योंकि कोई भी व्यक्ति 12 घंटे लगातार नहीं पढ़ सकता है, 8 घंटे भी आप पढ़ लेते हैं डेली का, कंसिस्टेंसी में बोलूंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक दिन 16 घंटे पढ़ रहे हो, दूसरे दिन 2 ही घंटे पढ़ रहे हो। रेगुलरली अगर आप 8 घंटे अपना समय देते हैं 1 साल के लिए किसी एग्जाम के लिए, तो मैं ये कह सकता हूँ कि देखिए, सिलेक्शन का तो गारंटी कोई ले नहीं सकता, बट मैं ये कह सकता हूँ कि आप बहुत अच्छी फाइट दे दोगे एग्जाम के अंदर। फिर वो डिपेंड करेगा कि आपने और कितना उस एग्जाम के लिए प्रिपेयर किया और दूसरा एनालिसिस किया। तो ये बहुत जरूरी है जो आप अपने दिमाग में रखिए। एक ये चीज है कि नोट्स किस तरीके से बनाया जाए, क्योंकि सारा एग्जाम नोट्स के ऊपर ही चलता है। तो मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप ये 3 चीजें हमेशा से ध्यान रखें कि पहला, उस एग्जाम का सिलेबस आप निकाल के रख लीजिए, उस एग्जाम के सिलेबस में जो कीवर्ड्स मेंशन्ड है। अब आरएएस का एग्जाम हो, उसके अंदर जो जीएस में ऐसे अगर ऐसे पूछा जाता है, आई एम नॉट वेरी वेल अवेयर ऑफ द आरएएस का एग्जाम, बट नेचर जो है एग्जामिनेशन का, उसमें जो कीवर्ड्स मेंशन है उनके ऊपर आपके नोट्स ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होने चाहिए। जैसे कोई भी राजस्थान का पॉलिटी का, कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इन सब के ऊपर आपके नोट्स ऑलरेडी अवेलेबल होने चाहिए। दूसरा, प्रीवियस ईयर जो पेपर्स में पूछा गया है, प्रीवियस ईयर पेपर्स में जो चीजें पूछी गई है उनमें आप देखिए कि क्या क्या चीजें हैं जो बार बार रिपीट हो रही, वो आप एक्स्ट्रा प्रिपेयर करके रखिए। तीसरा, बहुत सारी कोचिंग होंगी, आई थिंक जिस कोचिंग में आप बैठे होंगे वो लोग भी टेस्ट कंडक्ट करवाते होंगे, उधर आप जितने ज्यादा टेस्ट लिख सकते हैं, एक अपने अंदर एम रख लीजिए, जो भी जब भी वैकेंसी आए अपने अंदर एम रख लीजिए कि इतने टेस्ट तो मुझे लिखने ही हैं। अगर आप उतने टेस्ट लिख देंगे तो आप एक बहुत ही अच्छी कंडीशन में होगे कोई भी एग्जाम को फाइट देने के लिए। तो आई थिंक मेजोरिटी ऑफ द चीजें मैंने कवर कर ली है। लास्ट में वही मोटिवेशन के तौर पे मैं यही कहना चाहूंगा कि इंटरनल मोटिवेशन जितना आप अपने अंदर रखेंगे, देखिए एक मैं सूरज तिवारी जी हैं, अभी उनका 2022 यूपीएससी में एग्जाम में सिलेक्शन हुआ। मैं सबको चाहूंगा आप नाम नोट कर लीजिए, सूरज तिवारी करके, यूपीएससी में उनका सिलेक्शन हुआ है, और आप जाके उनकी स्टोरी पढ़िए। एक रेलवे दुर्घटना में उन्होंने अपने दोनों पांव गवा दिए, एक हाथ गवा दिया, और एक हाथ जो बचा था उसमें भी 2 उंगली उन्होंने गवा दी, 3 उंगलियों के साथ उन्होंने यूपीएससी का एग्जाम क्लियर किया है। तो आप समझ सकते हैं कि हम लोग कितने प्रिविलेज्ड हैं, हम लोग एकदम स्वस्थ तरीके से यहाँ पे बैठे। तो जब सूरज तिवारी जैसे लोग कर सकते हैं, तो आप भी क्यों नहीं कर सकते इस चीज को। इस चीज को मोटिवेशन लीजिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत सारी कठिनाइयों से गुजर रहे हैं पूरी दुनिया भर में, तो आप क्यों ना, आपके पास अगर अपॉर्चुनिटी है इस चीज की, आपके पास पूरे अगर संसाधन नहीं है तो आप इंटरनेट का प्रयोग कीजिए। बट मैं ये कहूंगा कि अगर आपकी उम्र है, एग्जाम देने की लगन है, अंदर पैशन है कि मुझे ये एग्जाम क्लियर करना है, तो आई थिंक आपको अपना 100% देना चाहिए। अगर कोई डिसीजन ले लिया लाइफ में, तो पीछे मुड़ के कभी मत देखिए, एकदम सामने उस पर अपना 100% दीजिए। उसके बाद रिजल्ट आए ना आए वो बात की बात है, बट आई कैन अश्योर यू कि उस चीज से जितना आप सीखेंगे, पर्सनैलिटी वाइज आपका जो पर्सनैलिटी इंप्रूव होगा, वो आपको पूरी लाइफ लॉन्ग काम आएगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और लास्ट में श्री हरिवंश राय जी की, बच्चन जी की एक कविता है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, वो मुझे बड़ी मोटिवेट करती थी अपनी प्रिपरेशन के दौरान। तो उसमें एक लाइन वो बोलते हैं, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आपको लहरों से डरना नहीं है, लहरें आएंगी, चैलेंजेस आएंगे, आपको उनका सामना करना है और उन पे विजय प्राप्त करनी है। तो इसी तरीके से आई थिंक अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो यू कैन गेट सेलेक्टेड। एंड इसमें मैं प्रकाश सिंह जी को और इधर पूरे बैठे लोगों को ये भी कहना चाहूँगा कि इस एग्ज़ाम के बाद भी जो प्रक्रिया होती है आपकी, तो उसमें अगर इंटरव्यू प्रोसेस हो गया, प्रीलिम्स या मेंस प्रोसेस में मैं और योगदान दे सकता हूँ। अगर और ऐसे फोकस ग्रुप बनाए जाएं जिसमें कुछ कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको पर्सनलाइज गाइडेंस की जरूरत होती है, तो वैसे वीडियो कॉन्फ्रेंस, क्योंकि आज हम लोग डिटेल में हर बच्चे की वो जो भी डाउट्स है वो क्लियर नहीं कर सकते, तो और भी हम ऐसे, क्योंकि इंटरनेट ऐसा माध्यम है जिसके थ्रू आप कहीं से भी जुड़ सकते हैं, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी मैं पूर्णता से आप लोग का सहयोग करने के लिए रेडी हूँ। आप ऐसे ग्रुप बनाइए, और जितने भी लोग पर्सनलाइज गाइडेंस के लिए आना चाहें, मैं बहुत ही खुश किस्मत होऊंगा कि अगर आप लोगों के साथ इंटरेक्ट कर सकूं और आप लोग को गाइड कर सकूं। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। एंड अगर किसी को कोई क्वेश्चंस हैं एस्पिरेंट को, तो वो पूछ सकते हैं मुझसे। आपका सवाल बहुत ही वाजिब है इसमें। देखिए, ये बहुत कॉमन होता है एस्पिरेंट्स के अंदर कि हम लोग कई बार एक आरएएस की एग्जाम की तैयारी करते हैं, फिर
लगे हाथों हम बाकी 2-3 एग्जाम्स भी देते हैं। तो अगर आप इसका एनालिसिस करोगे कि कहाँ पे गलती हो रही है, तो इसमें देखिए कारण ये होता है कि बहुत सारे जो आप बाकी एग्जाम्स की बात कर रहे हैं उनका सिलेबस इज टोटली डिफरेंट जो आरएएस के अंदर पूछा जाता है। और कई बार ये होता है कि आरएएस का एग्जाम पे आप फुली फोकस नहीं कर पाते हैं। तो आई थिंक इसमें दो सॉल्यूशन हम लोग निकाल सकते हैं। पहला ये है कि आई थिंक अभी आरएएस का जो भी एग्जाम नेक्स्ट आने वाला है, मैं आपको ये एडवाइस करूंगा कि पूरा 100% आप उसी एग्जाम के लिए दीजिए। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि 2 नाव या 3 नाव पे आप पैर रखोगे तो वो ऐसा होगा कि डिसबैलेंस होकर आप गिर ही जाओगे बीच में, है ना, किसी की एक के ऊपर भी स्टेबल नहीं रह पाओगे। दूसरा मैं आपको ये कहना चाहूंगा, ये बहुत कॉमन होता है इवन कि जितना आप कह रहे हो ना कि जो बाकी छोटे एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते उनके लिए डिमोटिवेट हो जाते हैं, दैट इज टोटली कॉमन। इसमें आपको डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। आप बस ये चीज देखिए कि कहाँ पे मेरी गलती रह गई है। आप अपने आप से बस ये सवाल पूछ लीजिए कि मेरी तरफ से जो प्रेपरेशन थी वो 100% या थी या नहीं थी। ठीक है, अगर 100% नहीं थी तो डिमोटिवेट होने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, ये चीज है सबसे पहली बात। दूसरी बात ये है कि एग्जाम आपको जैसे क्लियर आप कह रहे हो कि आरएस जैसा एग्जाम है उससे हमें डर जाते हैं। मैं अगेन आपको ये एडवाइस करूंगा कि आप कोई भी एग्जाम दें उससे पहले जितनी प्रैक्टिस कर सकें घर पे, है ना। एक बार आप बस ये ठान लीजिए कि मेरा आरएएस का सिलेबस कंप्लीट हो गया है या फिर जो एक्स वाई जेड एग्जामिनेशन है उसका सिलेबस कंप्लीट हो गया है। उसके बाद आप जितने टेस्ट लगाएंगे, एक बार टेस्ट लगा के देख लीजिए, जो डर वाली जो भावना है ना एटलीस्ट वो चली जाएगी। तीसरा ये है कि पिछले साल के जितने भी टॉपर्स वगैरह रहे हैं, है ना, बाकी एग्जामिनेशन में उनकी क्या स्ट्रेटेजी रही है। बहुत बार ऐसा होता है क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। बहुत बार ऐसा होगा कि बीच बीच में आपको ये भी होता है कि पर्सनल और प्रोफेशनल कारणों की वजह से आपको डिरेल हो जाती है आपकी प्रेपरेशन। तो आई वुड मतलब मेरा कंक्लूजन यही है कि एक एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसी पे फोकस रखिए पूरा। साथ साथ में अगर आपको ये थोड़ा सा भी लगता हो कि ये जो दूसरा एग्जाम है उसका सिलेबस समवट सिमिलर है और इसकी मेरी प्रिपरेशन है, तो फिर आप उसको दीजिए। बट मैं ये हमेशा कहूंगा आपको कि जब तक आप खुद से सेटिस्फाइड संतुष्ट ना हो, डिमोटिवेट होने का कोई रीजन नहीं है आपको। ठीक है, सफलता जरूर मिलती है और ये मिलेगी आपको सफलता अगर यू आर वेरी ट्रू विद योर एक्शंस एंड योर हार्ड वर्क, है ना। तो इस पे आपको खुद को थोड़ा सा भरोसा लेके चलना पड़ेगा। मेरे साथ भी बहुत बार होता था, दैट इज वेरी कॉमन। यूपीएससी की मेरी जो परीक्षा की साइकिल थी वो टोटल 2 साल की होती है। यूपीएससी में 1 साल का प्रेपरेशन होता है, प्री मेंस इंटरव्यू करते करते आपका 2 साल हो जाता है। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि कैंडिडेट्स इंटरव्यू स्टेज से उनको मतलब उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, फिर वापस प्रीलिम्स देते हैं। तो उस चीज में आपको बॉक डाउन नहीं होना है। जो गलतियां की है, देखिए 2-3 दिन बुरा लगता है और वो मतलब बहुत ही सामान्य चीज है, सबको बुरा लगता है क्योंकि सब लोग पूरा अपना एफर्ट देते हैं और जब एफर्ट देते हैं और वो मटेरियलाइज नहीं होते तो दैट इज बट नेचुरल अ ह्यूमन थिंग। बट आपको ये देखना है कि जितनी आप मिस्टेक्स कर रहे हैं उन मिस्टेक्स कैसे सीख सकते हैं। बट टारगेट अगर आपने बनाया है तो एक टारगेट पे पूरा फुली फोकस होकर एक बार तैयारी करके अटेम्प्ट दीजिए, तो आई थिंक रिजल्ट्स वुड बी मच बेटर। गुड आफ्टरनून सर। सर, जैसा कि हम लोगों के बीच में एक समस्या आती है कि हिंदी माध्यम या अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थी, तो हिंदी माध्यम के विद्यार्थी को सर यूपीएससी में ऐसा क्या लिखना चाहिए उत्तर में कि यूपीएससी में अच्छे मार्क्स लाए जा सके। हाँ, अब मेरे को आ गया था क्वेश्चन पर। बहुत ही सही क्वेश्चन आपने उठाया है। और देखिए इसको नकारा भी नहीं जा सकता है कि हाल ही में और क्या मतलब स्टार्टिंग में अगर आप परसेंटेज देखे जाएं तो हिंदी माध्यम के कंपैरिजन में इंग्लिश माध्यम का सिलेक्शन ज़्यादा रहा है। बट मैं ये कहना चाहूँगा कि पिछले कुछ सालों में, इन 4-5 सालों में काफ़ी सिलेक्शन हिंदी माध्यम से हो रहे हैं। तो आप पूछ रहे हैं कि ऐसा क्या लिखा जाए, तो उसके लिए 3-4 चीज़ें मैं बोलूँगा आपको। सबसे पहले मैं ये बोलूँगा कि हिंदी माध्यम से जो आपके टॉपर्स हैं जिनका सिलेक्शन ऑलरेडी हो गया है, मार्केट में उनकी कॉपीज अवेलेबल हैं कि उन्होंने एक आंसर का किस तरीके से क्वेश्चन का आंसर लिखा गया। एक चीज आप वो रेफर कर सकते हैं। दूसरा ये है कि कोई भी एग्जामिनेशन हो, आरएएस का हो या फिर आईएएस का हो, जो वो क्वेश्चन पूछते हैं भले इंग्लिश में हो हिंदी में हो, उसका डिमांड समझना बहुत जरूरी है। बहुत बार ऐसा होता है कि किसी स्कीम का एनालिसिस पूछ लिया और जो विद्यार्थी हो उसको जो पता था वो लिख के आ गए हो, तो उसके ऊपर नंबर नहीं मिलता है। तो उसमें एक तरीका होता है, वो तरीका मैं आपको समझाना चाहूंगा। तो बेसिकली जब भी वो कोई क्वेश्चन पूछते हैं, हिंदी माध्यम के लिए ही मैं बोल रहा हूँ, कि मान लीजिए कि वही क्वेश्चन अगर हम उठा लें कि राजस्थान के टूरिज्म के लिए
आप ऐसे कौन कौन से स्टेप्स हैं वो लोगे, तो उसको आप क्वेश्चन को सर्टन कीवर्ड्स में ब्रेक कर दें। कीवर्ड्स मतलब समझते हैं कि हर शब्द का मतलब समझिए कि वो क्या पूछना चाह रहा है क्वेश्चन में। दूसरा ये होता है कि हिंदी माध्यम के जो आप छात्र होते हैं वो डायग्राम्स का जितना आप यूज कर सकें, क्योंकि इंग्लिश मीडियम में डायग्राम्स लोग काफी यूज करते हैं, तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि हिंदी मीडियम में आप जितना डायग्राम्स का यूज कर सके। देखिए, ये आपको ध्यान रखना है कि जो कॉपी चेक करने वाला एग्जामिनर है वो भी इंसान ही है। उसके पास दिन में 20 कॉपीज आएंगी चेक करने के लिए। वो आपको नाम से नहीं जानता है कि आपका नाम ये है या फिर आप इस पोस्ट पे हैं। वो बस आपको विद्यार्थी के तौर पे चेक करेगा और आपका आंसर ही होगा जो आपकी पर्सनैलिटी उनको बताएगा। तो अंत में ये कहां पे आ जाता है कि हमें अपने आंसर को मार्केट बहुत अच्छे से करना है, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए आंसर की। ठीक है, तो आप अपने आंसर में डेफिनेशंस अच्छी लिखेंगे, डायग्राम्स अच्छे बनाएंगे। दूसरा ये कि जो फैक्ट्स होते हैं, कि कोई भी फैक्ट बोल दिया उन्होंने, फैक्ट अगर आप लिखते हैं तो वो आपके आंसर को बहुत ही मान्यता देता है। फैक्ट्स अगर आप लिखेंगे, उसका विश्लेषण बहुत अच्छी तरीके से करेंगे, प्रोज कॉन्स विश्लेषण बहुत अच्छी तरीके से करेंगे, साथ ही में कंक्लूजन लिखेंगे, वो आपको अच्छे नंबर दिलाएगा। इसके साथ में मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था, ये चीज के साथ साथ आप में क्या करें कि मॉडल आंसर्स होते हैं बहुत सारे अलग अलग कोचिंग के दिए हुए। उन मॉडल आंसर्स को आप देख के अपने आंसर्स को बनाइए। मैं ये कहूंगा मॉडल आंसर्स प्लस टॉपर्स के कुछ कुछ आंसर्स है, इन दोनों के मिश्रण से अपना एक स्टाइल बनाइए लिखने का। फिर उसके बलबूते पे आप टेस्ट लिखिए, फिर देखिए कि खुद को जज करिए कि कितने नंबर उसमें आ रहे हैं या नहीं आ रहे। उससे आपको एक फेयर आइडिया मिल जाएगा कि कितने कितने आपके मतलब किस रेंज में आपके क्वेश्चन आ रहे हैं। और इस बार यूपीएससी से इस साल और पिछले साल और इवन आरएएस में भी होते ही रहते हैं सिलेक्शन। जितने भी टॉपर्स हैं, जिन लोगों ने हिंदी माध्यम से क्लियर किया है, उनके जितने भी नोट्स हैं, उनकी जितनी भी टेस्ट कॉपीज है स्पेशली, वो अपने पास डेली रखिए और डेली 15 से 20 मिनट उसको पढ़िए, ये आदत डालिए। जैसे ही आप 15 से 20 मिनट पढ़ेंगे डेली, 50 से 60 क्वेश्चन मैं गारंटी देना चाहूंगा कि 50 से 60 क्वेश्चंस पढ़ के आपको ये अंदाजा लग जाएगा कि एक अच्छे क्वेश्चंस में क्या क्या फॉर्मेट के साथ एक डेटा होना चाहिए और एक जो मीडियम क्वेश्चन होता है। क्योंकि आपको ये ध्यान में रखना है कि बाकी जो लोग आपके साथ में पेपर दे रहे हैं, जो कॉपीज एग्जामिनर चेक करेगा, उसको ये कॉपी देख के लगना चाहिए कि हाँ, दिस कॉपी इज एन ऑफिसर लाइक मटेरियल। हर कैंडिडेट्स की से एवरेज से ज्यादा एक दो नंबर आपको ज्यादा मिल रहे हैं। तो उसके लिए मैं यही कहूंगा कि आप ये जितना फोकस कर सकते हैं उस चीज पे, उस चीज को आपको फायदा मिलेगा। और आई थिंक मैं रेवंत सिंह जी और दलपत सिंह जी का भाषण भी सुन रहा था, तो उन लोग ने मेंशन किया था कि जो आरपीएससी के जो लोग रह चुके हैं, जो अधिकारी रह चुके हैं, उनको आप जितना इस प्रोसेस के अंदर डालेंगे, बिकॉज उन लोगों को भी बहुत आइडिया रहता है कि कॉपीज आपकी जैसे एक एग्जाम जो होता है वो क्या डिमांड करता है एक एस्पिरेंट से, तो उन लोगों को भी आप लूप में लीजिए। तो आई थिंक इस मिक्सचरन के साथ आपका ये जो प्रॉब्लम आप जो बता रहे हैं कि हिंदी माध्यम लोग के लोगों को क्या एडिशन करना चाहिए, वो रिजॉल्व हो सकता है।